आज से एमएसके एजुकेशन पर केमिस्ट्री का क्लास भी चलेगा। फर्स्ट क्लास आज केमिस्ट्री का है, जिसमें आपको पढ़ाना है सॉल्यूशन। विलियन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले विलियन चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने की बात ना किया जाए, सीखने की बात करिए। जैसे आप विलियन पढ़ रहे हो तो विलियन पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत होती है मोल क्या होता है, मोल की बात किया जाता है। तो हम सबसे पहले आपको मूल अवधारणा स्पष्ट करेंगे। मूल अवधारणा है क्या, इंग्लिश में मूल कंसेप्ट कहा जाता है। मूल क्या है? तो फिजिक्स में आप कक्षा 9th में पढ़े हैं, 7 मूल राशियां होती हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की आणविक मात्रा की बात करते हैं। पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा, ये मूल राशियां और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडिला आप कहते हो। विद्युत धारा एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा की बात किया जाए तो मोल। ये मोल वही है जिसकी आप बात करते हो। और मोल नाम लेने पर बच्चों के दिमाग में एक जबरदस्त कुंठा समा जाती है कि मोल क्या, कहाँ से आ गया, मोल कहाँ से आ गया। तो बच्चे इससे घबराना शुरू कर देते हैं। तो मोल कुछ नहीं है, पदार्थ की आणविक मात्रा का मूल मात्रा का है मोल, मात्रा का है, जिसमें वो राशि व्यक्त की जा रही है। जैसे आप द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान किसमें व्यक्त करते हो? किलोग्राम में। जैसे आप बनिया की दुकान पर जाते हो तो कहते हो 10 किलो गुड़ दे दीजिए, 10 केजी गुड़। ठीक उसी प्रकार से मोल की भी बातचीत किया जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं, बड़ा ही सिंपल चीज होता है मोल। अब मोल कैसे समझे कि हम क्या समझे? जैसे इसको 10 किलोग्राम कर दिया गया तो इसको क्या हम कहेंगे, कैसे हम समझें? तब आपको हम बता रहे हैं सिंपल तरीके से, एकदम सीखिए इसको कि मोल चीज है क्या। तो मोल तो आपको बताया जा रहा है केवल मात्रक है, मात्र मात्रक। और इसको समझने का प्रयास करिए। तो जैसे आप कहते हो 1 दर्जन आम दिया गया, तो 1 दर्जन आम का तात्पर्य कितना हुआ? 12 आम। एक जोड़ा आम की बात किया जाए तो कितना हुआ? 2 आम। गाही एक चलता था, गाही जानते हो कि नहीं? एक गाही आम बराबर कितना हुआ? कितना? 5 आम। पहले के जमाने में चलता था, पुरनिया लोग गाही करके आम बांटते थे, गाही आम। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कह दें कि जो दर्जन है, जोड़ा है, गाही है, इसी के स्थान पर हम कह दें कि 1 मूल आम दे दिया जाए, तब क्या कहोगे? जैसे आपने कहा 1 दर्जन आम बराबर 12 आम हो गया, 1 जोड़ा आम बराबर 2 आम हो गया, 1 गाही आम बराबर 5 आम हो गया। ठीक उसी प्रकार से 1 मूल आम की बात किया जाए तो कुछ नहीं है भैया, 6.023 गुणे 10⁻23 आम हुआ। और ये संख्या अवोगाद्रो संख्या कहलाई। क्या कहलाई? अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो ने ये व्यक्त किया था। और आपको बता दें, याद नहीं रहता है, कहीं कहीं 6.022 लिखा रहता है, गुणा 10⁻23। हम 23 इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर 6.023 गुणे 10⁻23, इसलिए कि ये दोनों संख्या आपस में बराबर कर रहे हैं कि बच्चे भूल लेना। 6.022 लिखा रहता है सवाल में, कैलकुलेशन के लिए 3 लिख देते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कैलकुलेशन करने में। लेकिन 23 अगर 22 लिखा रहता है कैलकुलेशन आसान हो जाता है।
लेकिन इसको याद करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं 6.023 गुणे 10⁻23। तो जब कभी भी एक मोल आम बराबर 6.023 गुणे 10⁻23 आम हुआ, अब हम तो आम तो पढ़ा नहीं रहे हैं कि हमारे केमिस्ट्री में आम आएगा, तब क्या होगा, हमारे केमिस्ट्री में तो केवल यही चलता है एक मोल अणु की बात किया जाएगा, तो एक मोल अणु बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ आम लिखा तो यहाँ पर भी आम लिखा, यहाँ अणु लिखे हो तो यहाँ पर भी आप अणु ही लिखोगे। 6.023 गुणे 10⁻23 अणु हो गया। आया समझ में। इसी प्रकार से अगर कहा जाए एक मोल परमाणु की बात किया जाएगा तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु। अगर एक मोल आयन लिखा जाएगा तब इसका तात्पर्य क्या हुआ, 6.023 गुणे 10⁻23 आयन। एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, एक मोल इलेक्ट्रॉन लिख दो तब क्या होगा, आप 6.023 गुणे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही मोल शब्द आया तो हमारा संख्या का बोध कितना होने लगा, 6.023 गुणे 10⁻23। जैसे अगर आपके दिमाग में बैठता है कोई कहता है 1 दर्जन आम, तो आपके दिमाग में सीधे 12 आम की ओर जाता है। एक जोड़ा कहने का मतलब 2 की ओर चला जाता है, एक गाय कहने का मतलब 5 की ओर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक मोल कहने का तात्पर्य सीधे आपकी ये संख्या आनी चाहिए 6.023 गुणे 10⁻23, और यही संख्या क्या कहलाती है, अवगाद्रो संख्या कहलाती है। आप योगाद्रो कहते हो, जो कहते हो ठीक है, सब इंग्लिश हिंदी का अंतर तो रहता ही है। तो इस प्रकार से 6.023 गुणे 10⁻23, कहीं कहीं अवगाद्रो संख्या को ए से प्रदर्शित कर देते हैं, ए बराबर इतना, तो कहीं कहीं एन से प्रदर्शित कर देते हैं, एन बराबर इतना। तो ए माने ए से ही शुरू होता है, एवोगाद्रो स्पेलिंग ये कुछ होती है, इसलिए एवोगाद्रो को ए से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये संख्या ए से प्रदर्शित किया जाता है। पुराने जमाना में बातचीत किया जाए तो एन से भी प्रदर्शित किया जाता रहा है। या आप ऐसे भी कहते हैं एन मीन्स नंबर हो गया, ए मीन्स एवोगाद्रो नंबर, अवगाद्रो संख्या कुछ इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है आपकी किताबों में। तो मोल कुछ नहीं होता है, अगर एक मोल कहा जा रहा है तो सीधे से उसका तात्पर्य आप इस संख्या से लगाया करिए, अवगाद्रो संख्या से लगाया करिए कितना हुआ। तो एक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि एक मोल कहने का तात्पर्य अवगाद्रो संख्या के बराबर, इतना आपके समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, एक कंसेप्ट आपका ये हो गया कि एक मोल कहने का मतलब क्या होगा, फर्स्ट कंसेप्ट का है। दूसरा कंसेप्ट आपको ये बता रहे हैं कि और मोल का मतलब क्या होगा। दूसरा कंसेप्ट में आप ये समझिए कि जैसे मोल कहा दिया जाता है तो पदार्थ है तो पदार्थ का भार हो जाता है, पदार्थ है तो पदार्थ का भार कहोगे, अणु है तो अणु भार कहोगे, आयन है तो आयन भार कहोगे, परमाणु है तो परमाणु भार कहोगे, यौगिक है तो यौगिक भार कहोगे, यौगिक भार, इस प्रकार से। तो अगर कहा जाए एक मोल सोडियम का भार बताइए, परमाणु की बात कर रहे हैं, एक मोल सोडियम का भार, एक मोल सोडियम का भार, कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ के अंतर्गत ये सारे चीजें आ जाते हैं, कोई भी पदार्थ हो, अगर एक मोल उसका भार पूछा जाए तो उसके अगर परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर लिख दीजिए। अर्थात सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 ना, 23 हो गया। अब चूंकि भार है ग्राम में व्यक्त कर सकते हो 23 ग्राम। अगर कहा जाए एक मोल सोडियम का भार बता दीजिए तो कितना हुआ, 23 ग्राम हुआ, कितना हुआ, 23 ग्राम। इसी प्रकार से अगर आगे बातचीत किया जाए यौगिक की बात कर लीजिए, जैसे NaCl है ना, एक मोल NaCl का भार बताइए, एक मोल NaCl का भार बता दीजिए।
कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये यौगिक है, यौगिक भार के बराबर कर दीजिए। कैसे निकलेगा? सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। जोड़ दीजिए, ये आपका अणु भार या यौगिक भार निकल आएगा। 20.5 5 3 8 3 2 5 58.5। अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड का भार पूछा जाएगा तो आप केवल कितना बताएंगे? 58.5 ग्राम। ग्राम में व्यक्त किया जाता 58.5 ग्राम। ये तो यौगिक का भार, हम भार की बात कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ संख्या की बातचीत किया गया। फर्स्ट कंसेप्ट में आपको संख्या के बारे में बातचीत किया गया, कितना संख्या होगा। 1 मोल की बात की है तो कितनी संख्या हो गई? 6.023 गुणे 1023। सेकेंड कंसेप्ट में आपको बता रहे हैं भार की बात कर रहे हैं। भार मीन्स अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखा जाए तो भार का मात्रक न्यूटन होता है, भार मीन्स mg। लेकिन केमिस्ट्री में बातचीत किया जाए तो भार का तात्पर्य द्रव्यमान से लगाते हैं, अर्थात भार का मात्रक क्या हो गया? ग्राम हो गया। ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, न कि भार का मात्रक है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भार का संबंध सीधे द्रव्यमान से होता है। तो 58.5 ग्राम हुआ। इसी प्रकार से अगर आयन की बात किया जाए तो 1 मोल अगर पूछ लिया जाए, 1 मोल कार्बोनेट आयन का भार बता दीजिए, तब कितना बताओगे? तो इसका आयन का भार निकाल लीजिए। कार्बन का परमाणु भार 12 हुआ, ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो 16 3 48 हुआ। आवेश से कोई मतलब नहीं होगा। 8 2 10 4 1 5 1 6 मीन्स 60 ग्राम। तो अगर 1 मोल किसी भी पदार्थ का भार पूछा जाए तो उस पदार्थ के भार के बराबर होगा। जैसे पदार्थ है तो पदार्थ का भार, अणु है तो अणु भार, आयन है तो आयन का भार। इतना समझ में आ रहा है? अब हम इसका इससे संबंध स्पष्ट करना चाहते हैं सेकेंड कंसेप्ट में। फर्स्ट कंसेप्ट में संख्या से बातचीत किया गया, सेकेंड कंसेप्ट में भार से बात किया गया। अब दोनों को हम संबंधित करना चाहते हैं, तब क्या होगा? जैसे अगर कहा जाए 1 मोल NaCl का भार कितना है? 58.5 ग्राम है। 1 मोल NaCl का भार कितना है? 58.5 ग्राम। और 1 मोल NaCl में NaCl के अणुओं की संख्या में NaCl के संख्या कितनी होगी? 6.023 गुणे 1023। इतना तो होगा ना। 1 मोल की बात कर रहे हो, जैसे 1 मोल अणु है तो कितने अणु हुए? इतने। 1 मोल NaCl का भार कितना हुआ? 58.5 ग्राम। तो आप तो ऐसा भी कह सकते हो कि 58.5 ग्राम NaCl में NaCl की संख्या कितनी होगी? NaCl की संख्या तो कितना होगा? 1 मोल का भार यह है। 1 मोल में संख्या कितनी होती है? इतनी होती है, अर्थात 58.5 ग्राम NaCl में NaCl की संख्या कितनी होगी? 6.023 गुणे 1023 NaCl। इतना समझ में आया? कितना आसान है। दोनों को भार से, संख्या से को हम संबंधित कर रहे हैं। 1 मोल का भार 58.5 ग्राम। 1 मोल NaCl में NaCl के अणुओं की संख्या कितनी हुई है? 6.023 गुणे 1023। इसका तात्पर्य हो गया कि 1 मोल का भार है, 1 मोल की संख्या है, 58.5 ग्राम NaCl में NaCl की संख्या कितनी होगी? इसी के तो बराबर होगा। ये भी 1 मोल का संख्या है, 1 मोल का भार, 1 मोल का भार। इतना समझ में आया? अब इसके द्वारा ये हमारा इतना जबरदस्त कंसेप्ट क्लियर होता है, किसके द्वारा? चाहे जैसे सवाल मोल पर आधारित दे दिया जाएगा, हमारा सब लगता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रयास करते रहिए। बस ये कंसेप्ट है, एक दो कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिए। अब समझिए तीसरा कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। एक एनटीपी की बात किया जाता है। एनटीपी, एसटीपी, मानक ताप दाब, सामान्य ताप दाब की बातचीत किया जाता है। जैसे एनटीपी की बात करें,
इसका फुल फॉर्म में क्या होता है? एन मीन्स नॉर्मल होता है, टी मीन्स टेम्परेचर और पी मीन्स ये एंड का चिन्ह है, पी मीन्स प्रेशर। पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल मीन्स सामान्य, टेम्परेचर मीन्स ताप और प्रेशर मीन्स ताप। इसका एक अक्षर लीजिए तो आप क्या लिख देते हो? सा ता दा। सॉल्व में लिखा रहता है किताबों में। तो इस प्रकार से सा ता दा, चाहे आप एनटीपी कहिए, चाहे सा ता दा कहिए, सामान्य ताप अवदाब कहिए, या इसी को एसटीपी कहा जाता है। यस माने स्टैंडर्ड, टी मीन्स टेम्परेचर एंड पी मीन्स प्रेशर। स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है? मानक। टेम्परेचर मीन्स ताप और प्रेशर मीन्स दाब, ताप और दाब। फिर एक एक अक्षर ले लीजिए तो मा ता दा, मानक ताप दाब, मा ता दा, सा ता दा, एनटीपी, एसटीपी, ये सारी चीज एक होगी। अगर अब बातचीत किया जाए कि एनटीपी या एसटीपी पर बातचीत किया जाए, किसी भी गैस की बात करिए, अगर पदार्थ की बात नहीं करना है, पदार्थ में गैस आ जाता है तो हम केवल गैस की बात करेंगे। द्रव भी आ जाता है पदार्थ में, तो ठोस भी आ जाता है, लेकिन हम केवल गैस की बात कर रहे हैं। तो किसी भी गैस के एक मोल, किसी भी गैस के एक मोल की बात कर रहे हैं। एक मोल का आयतन, एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, अमोनिया हो, वगैरह वगैरह, चाहे जो गैस हो, अगर एक मोल गैस का आयतन पूछा जाए तो आप बेहिचक बिना सोचे समझे कितना बताएंगे? 22.4 लीटर। मिलीलीटर में बताना है, 1000 से गुणा कर दीजिए, 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। हो जाएगा ना? 22,400 मिलीलीटर। तो एनटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन, एनटीपी पर ही इतना होता है, नहीं तो ज्ञात करना पड़ता है। एनटीपी पर बातचीत किया जाती है, एनटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर। अगर ये शब्द नहीं रहेगा, एनटीपी नहीं रहेगा, तो आयतन आपको निकालना पड़ जाएगा। केवल एनटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो इस प्रकार से थर्ड कंसेप्ट था आपका। थर्ड कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट की बात की। फर्स्ट कंसेप्ट में संख्या की बातचीत किया गया, सेकंड कंसेप्ट में भार की बातचीत किया गया, थर्ड कंसेप्ट में आयतन की बात किया गया। 3 चीज आपको बताया। अगर इसको इससे संबंधित करना चाहें, संख्या से संबंधित करना चाहें या भार से संबंधित करना चाहें, तब पर भी आप कर सकते हो। कैसे? ऐसे समझ लीजिए, जैसे इसको आपने कहा, भार को संख्या से संबंधित किया, ठीक उसी प्रकार से इसको, लेकिन एनटीपी की ही बात करिएगा। अगर कहा जाए एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का भार कितना होगा, समझिए ध्यान से। एनटीपी पर CO2 के एक मोल का भार कितना होगा? एक मोल का भार अगर आपसे पूछा जाए, भार पूछ रहा है, भार से संबंधित करना चाहते हैं, तो आपको पता है एक मोल का भार कितना होता है? उसके अणु भार के बराबर, आयन भार के बराबर, जो भी है पदार्थ भार के बराबर होगा। यहां CO2 का भार ज्ञात करें, एक मोल यह है ना, एक मोल का भार पूछ रहा है, तो कितना होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, कुल मिलाकर के कितना हुआ? 44 ग्राम। कितना हुआ? 44। यहां पर तो हम एक मोल लिख दिए। अगर एक मोल के स्थान पर हम न लिखें, तब कहें क्या? 44 ग्राम, सॉरी 22.4 लीटर।
एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड की 22.4 लीटर का भार बता दीजिए। तो चूंकि आपको पता है 22.4 लीटर एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन होता है किसके, 1 मोल के बराबर। मीन्स 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। और 1 मोल का भार कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 ग्राम होता है। तो 22.4 लीटर का भार भी कितना होगा, 44 ग्राम होगा। कितना होगा, 44 ग्राम। अगर अब बातचीत किया जाए तो इसमें अगर लीटर दिया गया है, कहा दिया जाए 11.2 लीटर का, आप भार बता दीजिए। एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड की 11.2 लीटर का भार बता दीजिए। तो आप तुरंत करिए कि 1 लीटर का भार कितना होगा एनटीपी पर, तो क्या कहोगे 44 बटे 22.4 लीटर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 22.4 लीटर। अब 11.2 की बात कर रहा है, 11.2 लीटर का भार बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 44 बटे 22.4 गुणते कितना हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा। काटोगे दशमलव से दशमलव कट गया, ये इतना आया 22 ग्राम आया। जब 22.4 लीटर का भार 44 ग्राम है तो सीधी सी बात है, इसका आधा ये है तो इसका आधा ये होगा। होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम भार से संबंधित कर दिए, आयतन को भार से संबंधित कर दिए। अब आयतन को हम संख्या से भी संबंधित कर सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड के 22.4 लीटर का आयतन, 22.4 लीटर में CO2 के अणुओं की संख्या बता दीजिए। अणुओं की संख्या बताना है, इसको मिटा दें। .4 लीटर में CO2 के अणुओं की संख्या बताइए। अणुओं की संख्या कितना होगा, 22.4 लीटर क्या है, 1 मोल का आयतन है एनटीपी पर। क्योंकि ये गैस है, एनटीपी पर 22.4 लीटर है, 1 मोल का आयतन। 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, अवगाद्रो संख्या के बराबर था 6.023 गुणके 10⁻23 अणु कार्बन डाइऑक्साइड अणु, ठीक ना। ये हुआ। अगर पूछा जाए 1 लीटर की बात किया जाए, 1 लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 6.023 गुणे 10⁻23 बटे कितना हो जाएगा 22.4 हो जाएगा 22.4। अगर पूछ लिया जाए 11.2 में बता दीजिए, 11.2 लीटर में अणुओं की संख्या बता दीजिए, तो यही तो आप करोगे 6.023 गुणे 10⁻23 बटे 22.4 गुणे 11.2, दशमलव से दशमलव 11 इतना हो गया। देखिए अगर 2 लिखे होते तो कैलकुलेशन आसान हो जाता, इसीलिए यहाँ पर 22 लिख देते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 2 3 6 0 2 1 कम 2, अब 2 1 कम 2 करोगे 2 5 6 10 गुणे 10⁻23 अणु हुआ। तो 11.2 लीटर एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड के 11.2 लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की संख्या इतना होगा। होगा कि नहीं। इस प्रकार से इन 3 कंसेप्ट के आधार पर आप कोई भी सवाल मोल पर आधारित कर सकते हैं। अगर इसको हम सूत्र के रूप में निकालने की कोशिश करें तो सूत्र के अनुसार भी हम बना लेंगे। जैसे अगर बातचीत किया जाए 1 मोल का भार पूछा गया है, पहले आयतन की बात कर लें क्या, चलिए ठीक है देखते हैं। अगर 1 मोल का भार पूछा जाए, 1 मोल CO2 का भार या कोई भी पदार्थ ले लीजिए, NaCl का भार बताइए, 1 मोल NaCl का भार तो कितना है, कितना है इसके अणुभार के बराबर। सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, 23 35.5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम हुआ कि नहीं। अगर कहा जाए 1 मोल का भार इतना हुआ ना। अब मोलों की संख्या में ज्ञात करना है तो इसको हम उल्टा लिख लें, 58.5 ग्राम NaCl के मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर कितना हुआ, 1 मोल है ना तो 1 मोल लिख दे। अगर 1 ग्राम की बातचीत किया जाए तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 ग्राम NaCl के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 58.5
हो जाएगा। अगर हम और इसमें करें, मान चलिए 24 ग्राम 25 ग्राम जो भी है 25 ग्राम दे दें, तब क्या हो जाएगा? 1/58.5 उड़ते कितना हो जाएगा? 25 ग्राम होगा कि नहीं? तो मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं। अब यहां से देखिए, ये क्या है? भार है ना, 25 ग्राम की बात की हो। मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है, नंबर ऑफ मोल n से प्रदर्शित किए। ये क्या है? भार है। तो जो पदार्थ का भार दिया गया है, आप लिख लीजिए पदार्थ का भार। सूत्र बता रहे हैं, सूत्र कैसे निकाला जाता है, हम कंसेप्ट बता दिए, आप अपना निकाल लीजिए। n बराबर पदार्थ का भार। ये क्या है? इस पदार्थ का अणुभार है, यौगिक भार है। तो पदार्थ का भार बटे पदार्थ का या अणुभार से दे लीजिए। पदार्थ भार, पदार्थ भार। पदार्थ भार का मतलब क्या है? पदार्थ अगर यौगिक है तो यौगिक भार, अणु है तो अणु भार, आयन है तो आयन भार, परमाणु है तो परमाणु भार आदि। तो नंबर ऑफ मोल, यदि सवाल में भार दिया गया है और नंबर ऑफ मोल ज्ञात करना है, मीन्स मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो जो भार दिया गया उसमें उस पदार्थ के भार से भाग कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल है मालूम हो जाएगा। कितना समझ में आया? एक सूत्र बन गया। भार पर आधारित सवाल, मीन्स यदि सवाल में भार दिया गया है तो उस भार में पदार्थ के पदार्थ भार से भाग कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? मालूम हो जाए। ठीक है ना? एक ही ये होगा। दूसरा सवाल हम बनाना चाहते हैं, हम सूत्र बनाना चाहते हैं। कैसे? किस पर आधारित? मान के चलिए हम संख्या पर बात कर रहे हैं या आयतन पर बात कर लीजिए। तो संख्या पर बात करिए। पहले एक मोल यानी ACl, ये सब मिटा करके काम ले रहे हैं। एक मोल NaCl में NaCl की संख्या कितना होगा भैया? 6.023 गुणे 10⁻23 NaCl कितनी हो? हम सूत्र बनाना चाहते हैं मोल के रूप में, नंबर ऑफ मोल याद करना चाहते हैं, तो इसको पलट लीजिए। 6.023 गुणे कितना? 10⁻23 NaCl में NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? एक मोल। एक मोल है ना, एक मोल। अगर एक NaCl मीन्स NaCl की संख्या कितनी है? एक है, तब NaCl के मोलों की संख्या क्या होगा? 1/6.023 गुणे 10⁻23 मोल। अगर मान के चलिए 624 कुछ भी हो, संख्या दिया गया है 625 NaCl ना, इतने अणु दिए गए हैं, तब NaCl के मोलों की संख्या कितना होगा? 1/6.023 गुणे 10⁻23 गुणते कितना हो जाएगा? 625। ये संख्या है 625। अब हम सूत्र बनाना चाहे नंबर ऑफ मोल ज्ञात करें